हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। किसका पार्ट है? असेसमेंट प्रोसीजर। और ये असेसमेंट प्रोसीजर आपने सुना होगा। यस, असेसमेंट प्रोसीजर इज अ न्यूक्लियर ऑफ एंटायर इनकम टैक्स एक्ट. Assessment procedure, one of the very important part of your income tax act. As far as inter is concerned, as far as executive is concerned, आपको असेसमेंट प्रोसीजर का बहुत छोटा सा वर्जन दिया गया है, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड वेरिफिकेशन, दैट्स इट. यदि इवन मैं आपको एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो वहां पर भी इन्होंने सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और जो बात की गई है अप टू द एक्सटेंट ऑफ जस्ट छोटे मोटे असेसमेंट टाइप्स, दैट्स इट. इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, कंप्लीट वर्जन है, यू आर गोना टू लर्न ईदर इन सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल. ओके, सो गाइस, हमें जो दिया गया असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट, इट इज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. रिटर्न के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन सा रिटर्न कब फाइल करना है, उसको वेरीफाई कौन करेगा, और छोटी मोटी और यदि मैं बातें कर लूँ तो पैन, आधार, इन सब के बारे में हमें दिया गया. एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, इस चैप्टर से आप ऑलमोस्ट 4 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 4 से 6 मार्क्स आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 4 मार्क्स तो कंपल्सरी आना ही आना है, बट इट मे एक्सटेंड अप टू 6 मार्क्स. ओके, and very important, assessment, filing of return. you know what, assessee अपना सेल्फ असेसमेंट करता है और रिटर्न फाइल करता है. यदि आप यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने असेसमेंट में ई को हाईलाइट कर रखा है. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने इंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट ऑटोमेशन कर दिया है. रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी ऑटोमेशन किया है, मीनिंग देयर बाय कि अब यहां पर मैनुअली रिटर्न नहीं जाएंगे. जो भी रिटर्न मुझे फाइल करना है, दैट इज इन द ई फॉर्म, ई फाइलिंग होगी यहां पर. रादर रिटर्न फाइलिंग तो छोड़ो, वो तो काफी पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपलसरी कर दिया गया था. ई फाइलिंग इज मैंडेटरी फ्रॉम लास्ट दैट इज फ्यू ईयर्स. बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने असेसमेंट सिस्टम को, असेसमेंट प्रोसीजर का भी ऑटोमेशन कर दिया है, असेसमेंट सिस्टम को भी ऑटोमेटेड कर दिया है. मीनिंग देयर बाय अब आपका जो असेसमेंट है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा. दैट इज, नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे, उसका रिस्पॉन्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, एंड सो ऑन. इवन गवर्नमेंट वांट कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो ताकि मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना रह जाए. ओके, चलिए हम अपना सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है. सबसे पहले वी आर गोना टू लर्न सेक्शन 139(1) विच इज जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न. उसके बाद हम कुछ रिटर्न्स के टाइप पढ़ेंगे, 139(3), 4, 5, 6, रादर 9 भी. दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न, टाइप्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम. उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस 139A, दैट इज रिलेटेड टू द पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर. वी आर गोइंग टू डिस्कस आधार नंबर. आधार नंबर रिसेंटली आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने आधार और पैन दोनों को आपस में लिंक कर दिया है. हाँ, ये बात और है कि आधार नंबर लिंक करना पहले उन्होंने सितंबर 19 तक कंपलसरी किया था, उसके बाद उस डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2020 कर दिया. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड आउटब्रेक, आई होप ये डेट भी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगी. ओके, आगे की यदि मैं बात करूं तो 139B, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू अ टीआरपी. ये टीआरपी क्या होता है हम देखेंगे. और वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट, रादर गवर्नमेंट नहीं, इंस्टीट्यूट, आपकी जो इंस्टीट्यूट है फ्रिक्वेंटली इस पर्टिकुलर दैट इज प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न. एंड लास्ट वन इज अ 148, दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट. दिस इज entire syllabus as far as filing of return और assessment procedure is concerned. ठीक है, वन बाय वन प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चलिए, सो फ्रेंड्स, असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर में
बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ना है। व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, प्लीज ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा है। रिटर्न ऑफ इनकम is the format in which assessee furnishes the information as to his total of income and tax payable। assessment procedure में जो return of income है, this is the initial part, it is a prerequisite conditions। असेसमेंट प्रोसीजर के पहले आपको आपका रिटर्न असेसमेंट करके, सेल्फ असेसमेंट करके आपको आपका रिटर्न फाइल करना होता है। दैट रिटर्न ऑफ इनकम इज नथिंग बट द एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको आपके इनकम्स के कंप्यूटेशन की डिटेल्स, कि आपने अपनी इनकम को किस तरीके से कंप्यूट किया, उसका टैक्स कैलकुलेट कैसे किया, ये सारी बेसिकली आपको इंफॉर्मेशंस देनी होती है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट कर। सो गाइस पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला जो प्रोविजन हमारा आता है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 139(1). जो सबसे पहला प्रोविजन हमें दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 139(1). और ये 139(1) इज अ जनरल प्रोविजन टूवर्ड्स द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये हमें ये बताता है कि आखिर रिटर्न किस किस को फाइल करना मैंडेटरी है। बाकी ऑप्शनल तो बाकी सबके लिए, वॉलेंटरी कोई भी रिटर्न फाइल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट कुछ क्लास ऑफ पर्संस के लिए गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी कर रखा है। व्हाट आर दैट क्लास ऑफ पर्सन? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). फर्स्ट वन इज अ कंपनी, सेकेंड वन इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड वन इज एनी अदर असेसी। अब सबसे पहले फोकस करिए कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म को रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इनकम पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब चाहे इनकम हो या लॉस हो, it doesn't make any difference, you need to file return on compulsory basis. You need to file a return on compulsory basis. However, other than the company and partnership firm, we need to check whether we need to file a return on mandatory basis or not. और इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए। सो फर्स्ट वन इज द इनकम क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज अ फॉरेन असेट क्राइटेरिया एंड लास्ट रिसेंटली डेवलप किया गया है, फाइनेंस एक्ट 2019 से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज द इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। ओके, क्या अदर केसेस में वी नीड टू चेक 3 केसेस। या तो मुझे इनकम क्राइटेरिया, यदि आप इनकम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, या फिर फॉरेन असेट क्राइटेरिया, या फिर इकोनॉमिक या फिर एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। इन तीनों में से यदि कोई भी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाइड कर देते हैं देन रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर यू। व्हाट इज दैट इनकम क्राइटेरिया? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये सिंपली क्या बोलता है, इफ योर टोटल इनकम इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ योर टोटल इनकम इफ योर टोटल इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, exceeds the basic exemption limit। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब क्या? इज टॉकिंग अबाउट 2.5 लाख और 3 लाख और 5 लाख एज द केस में बी। यदि आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, दैट इज अ 2.5 लाख और 3 लाख और 5 लाख। 2.5 लाख फॉर अदर, 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, then you need to file return on compulsory basis. However, point to be noted, ये टोटल इनकम मतलब क्या? क्योंकि यहां पे कुछ और भी लिखा हुआ है, यदि आप क्लियरली ध्यान दे रहे होंगे, टोटल इनकम विदाउट अलाउिंग एनी डिडक्शन एंड विदाउट क्लेमिंग सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA एंड GB। मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट आपको क्या बोलना चाह रही है, यदि मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं कि इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग कैपिटल गेन डिडक्शन, बिफोर क्लेमिंग
capital gain exemption under section 54 exceeding basic exemption limit, then you are required to file return on compulsory basis. सिंपल सा क्राइटेरिया है. मैंने वर्ड यूज किया जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, बिकॉज यहां पर उन्होंने क्या बोला, टोटल इनकम, देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट अलाउिंग अ डिडक्शन. इसका मतलब ही क्या हुआ कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम. क्लियर है? थोड़ा इसको और एक्सटेंड करें, विदाउट क्लेमिंग 1038 और सेक्शन 54. हाउएवर अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि 54 एग्जम्पशन की सीरीज तो इन्होंने सारी कंसीडर की एक्सेप्ट 54EE. 54EE को इन्होंने कंसीडर किया क्या? नहीं. मतलब यदि इनकम के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर सब, क्योंकि मैक्सिमम केसेस यहीं पर आने वाले हैं इसलिए इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं. बिफोर क्लेमिंग 1038 एंड 54 फैमिली. हाउएवर 54 फैमिली में मैंने किसे एक्सक्लूड कर दिया है, 54EE को एक्सक्लूड कर दिया है. इफ दिस इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, then return filing is mandatory for that particular person. देखो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना, straight away they are liable to file a return on compulsory basis. They are liable to file a return on compulsory basis. However, as far as other person is concerned, other person में अब कौन आएगा, individual, HUF, AOP, BOI, AJP, this all cases in respect of all that persons, if gross total income before claiming a 1038, that is जो हम capital gain में पढ़ते हैं 1038 related to the share capital gain, और before claiming a 54 exemption, 54 family मतलब 54, 54B, D, EC, यस बात समझ में आ रही है, 54F, 54G, 54GA, 54GB, ये सारे प्रोविजन को क्लेम करने के पहले जो आपकी इनकम है, इफ इट इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मेरा मतलब क्या था, इधर 2.5 लाख और 3 लाख और 5 लाख एज द केस मे बी, देन रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. तो जनरल प्रोविजन हमारा क्या बोलता है, जनरल प्रोविजन बोलता है कंपनी के लिए, किसके लिए, कंपनी के लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. क्या, कंपनी के लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन यू नीड टू चेक इनकम. और इनकम कैसे चेक करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम चेक करनी है बिफोर क्लेमिंग 1038 एंड 54 फैमिली एक्सेप्ट 54E. इफ योर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. अब इसमें जो सेकंड क्राइटेरिया आ रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं फॉरेन असेट क्राइटेरिया. बेसिकली आपने सुना होगा दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शंस. गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को, गवर्नमेंट ने टू कंट्रोल द ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन, टू कंट्रोल ब्लैक मनी, ये पर्टिकुलर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किया था. और इस प्रोविजन में गवर्नमेंट क्या बोलती है, इफ एनी इंडिविजुअल और HUF जो कि ROR है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू द ROR. ROR मतलब क्या, इंडिविजुअल HUF who is resident and ordinarily resident who is holding any property outside India, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है which is located outside India, or having a financial interest in any property outside India, or having any signing authority in a account located outside India, or beneficiary of any asset located outside India, or beneficiary of financial interest located outside India. एकदम सिंपल सी बात है. बेसिकली यहां पर जो उन्होंने बातें बोली है वो क्या बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ फॉरेन असेट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF हु इज अ ROR holding any asset including the financial asset, including the interest in any entity in outside India, located outside India, then you are required to file return on compulsory basis. अब यहां पे गवर्नमेंट दोनों तरीके से डील कर रही है, डायरेक्टली
इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आपने कोई पर्टिकुलर एसेट आउटसाइड इंडिया परचेस करके रखी है तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगी इफ यू आर आरओआर। या फिर आपने डायरेक्टली आपने सब बेनिफिशियरी डेट इज राइट्स रखे हैं अपने पास तो भी आपको इवन दो असेट आपके नाम से नहीं, ऑनरशिप आपके नाम से नहीं, बट क्या राइट आपके पास है क्या बेनिफिशियरी, यस। या फिर पर्टिकुलर अकाउंट में सिग्नेटरी आप हो क्या आउटसाइड इंडिया जो ऑपरेट हो रहा है, इफ यस देन यू आर लायबल टू रिटर्न ऑन कंपलसरी बेसिस। क्लियर है, बात समझ में आई। नाउ वी आर कमिंग इनटू लास्ट क्राइटेरिया जो लेटेस्ट में अभी अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है, इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। मैं इसको इकोनॉमिक और एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो बातें दी गई है उसी से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है, यदि आपने इफ असेसी हैज डिपॉजिटेड एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, 100 लाख बोले तो 1 करोड़ होता है बेटा, इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। यदि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए हैं, मोर देन 100 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए हैं, तो उस सिचुएशन में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस। क्लियर है, बात समझ में आई क्या यहां तक। सेकंड क्या बोलता है, इफ यू आर इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ फॉरेन ट्रेवल एक्सीडिंग ₹2 लाख। फोटो डालते बेटा, फोटो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इस सिंगापुर गए हम, मलेशिया गए और आज तक हमने कभी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती है रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वी आर सेइंग कि हमारी इनकम लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। गवर्नमेंट बोलती फिर ये फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स के पैसे कहां से आए। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2019 से एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जिसमें लिखा कि यदि आप कोई भी फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन 2 लाख, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन 2 लाख इन एग्रीगेट फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन मतलब जो योर नियर एंड डियर वन, इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है, या फिर इंकर्ड एक्सपेंडिचर more than ₹1 lakh towards the consumption of the electricity। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसके एक्सपेंडिचर यदि मोर देन 1 लाख है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस। लंबे लंबे बिल आ रहे हैं बेटा, एसी यूज कर रहे हैं, मोर देन 1 लाख का बिल पे कर रहे हो, बट अभी तक आपने अपना रिटर्न ही फाइल नहीं किया, सेइंग कि हमारी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे बोला कि यदि आप 1-1 लाख से ऊपर का एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो तो वो पैसे फिर कहां से आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर आपने मोर देन 1 लाख क्या किया, इंकर किया। दैट इज द रीजन इफ यू आर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन ₹1 लाख, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस। गवर्नमेंट किसको टैप करना चाह रही है इसके अकॉर्डिंगली, आप समझ पा रहे हो, वो लोगों को जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे बिकॉज उनकी बेसिक जो कि इनकम क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे, क्योंकि उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो शो कर रहे हैं वो कम है, बट उनके एक्सपेंडिचर कुछ और कहानी बोल रहे हैं, बट उनका जो डिपॉजिट है करंट अकाउंट में वो कुछ और कहानी बोल रहा है। सो डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है और इनकम 2.5 लाख भी नहीं है। हाँ होता है, आपने जनरली सुना होगा ना बिजनेसमैन के मुंह से, हम तो आजकल भाई जो बिजनेस है ना वो 1% का भी नहीं है, 2% का भी बिजनेस नहीं है, मतलब जो मार्जिन रह गया है प्रॉफिट मार्जिन वो हार्डली 1%, 0.5% है। तो इवन 1 करोड़ का भी 0.5%, 0.2% बहुत ही मिनिमम होता है यार, उसमें फिर एक्सपेंडिचर भी माइनस करो। टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर के अकॉर्डिंगली मैंने डिपॉजिट भी बहुत किया बट उतनी इनकम नहीं है, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट बोलती इफ यू आर डिपॉजिटिंग मोर देन 1 करोड़ देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस। क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक, बात समझ में आई। अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो लास्ट गवर्नमेंट ने अपने पास एक हथियार और रखा है यहाँ पे, दैट इज अ फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब इन नियर फ्यूचर यदि गवर्नमेंट और किसी ट्रांजेक्शन्स के लिए रिटर्न फाइलिंग
कंपलसरी करवाना चाहती है तो वो यहाँ पर नोटिफाई कर देगी, और उस सिचुएशन में यदि आप वो कंडीशन को अट्रैक्ट करते हैं देन ऑल्सो यू आर फाइलिंग required to file return on compulsory basis. So friends, as far as 139(1) is concerned, return filing is mandatory for company, for partnership firm, and all those person who is satisfying either income criteria or foreign asset criteria or economic or expenditure criteria. अब यदि मैं बात करूं आपसे इनकम क्राइटेरिया, तो इनकम क्राइटेरिया क्या है कि योर जीटीआई बिफोर क्लेमिंग अ Section 1038 exemption and 54 family exemption except 54 EE is more than basic exemption limit. What is the foreign asset criteria? If any ROR, point to be noted, ROR, अच्छा सर वो इंडिविजुअल एचयूएफ भी याद रखें बेटा, ROR सिर्फ किस केस में होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ, तो बात ही खत्म हो गई ना. इन केस इफ योर ROR assessee is a ROR and having any asset or financial asset or interest और सिग्नेटरी अथॉरिटी इन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो उस सिचुएशन में रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. इवन यू आर अ बेनिफिशियरी ऑफ असेट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट ऑल्सो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. एंड लास्ट क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया. पहला, इफ यू आर डिपॉजिटिंग मोर देन 1 crore rupees. Second, if you are incurring expenditure towards the foreign travel for more than rupees 2 lakh either for himself or for your near and dear one. Third, if you are incurring expenditure on electricity consumption for more than rupees 1 lakh. And last is nothing but the, बोलिए, last is nothing but the any transaction or any provisions notified by the government time to time. क्लियर है? अब ये तो हमें समझ में आ गया रिटर्न फाइल किस किस को करना है, कब तक करना है. सेकेंड पार्ट अब क्या आएगा कि व्हाट इज द ड्यू डेट टू फाइल अ रिटर्न. तो अब चलो हम चेक करते हैं ड्यू डेट्स भी, इवन दो उन्होंने 139(1) में ही देके रखी हुई है. 139(1) क्या बोलता है, देखिए, ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. और रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसको जनरली दो क्राइटेरिया में हम डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन इज जनरल, अदर्स के लिए क्या होगा, और टैक्स ऑडिट असेसी के लिए क्या होगा. ठीक है, या टैक्स ऑडिट ना लिखते हुए मैं इसे लिखता हूं स्पेसिफाइड कैटेगरी, और सेकंड मैं क्या लिख दे रहा हूं, अदर. यदि मैं स्पेसिफाइड कैटेगरी की बात करूं फ्रेंड्स, तो स्पेसिफाइड कैटेगरी में बेसिकली वो सारे असेसी आते हैं जिन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी है. पॉइंट टू बी नोटेड, ऑडिट करवाना कंपलसरी है. मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि टैक्स ऑडिट करवाना ही कंपलसरी है. जैसे यदि मैं कंपनी की बात करूं तो इन केस ऑफ कंपनी दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ ऑडिट ऑफ देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट तो भूल जाओ, कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है क्या? यस. मतलब कंपनी हमेशा कहां पर आएगी, स्पेसिफाइड. और अदर असेसी to whom tax audit is compulsory, to whom tax audit compulsory. टैक्स ऑडिट कंपलसरी मतलब क्या, तो हम ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं सेक्शन 44AB, जो कि क्या बोलता है कि इफ योर बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन 1 crore और प्रोफेशनल रेसिप्ट इज मोर देन 50 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंट्स फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कोर्स. इन एडिशन टू डेट यहां पे एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या है, वर्किंग पार्टनर. क्या आ रहा है, वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हु इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट. ऐसी फर्म जिससे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो फर्म को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है तो बाय डिफॉल्ट उसकी डेट तो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ ही जाएगी. बट जब तक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट सेटल नहीं हो जाएगा तब तक क्या उसके वर्किंग पार्टनर भी अपना अकाउंट सेटल कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज वी आर गेटिंग इनकम फ्रॉम अवर पार्टनरशिप फर्म. बीइंग अ पार्टनर वी आर गेटिंग इनकम फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म. तो जब तक पार्टनरशिप फर्म का ही अकाउंट सेटल नहीं हुआ तब तक मेरा अकाउंट भी सेटल हो पाएगा क्या? नहीं. इसलिए वर्किंग पार्टनर्स के लिए भी जो ड्यू डेट्स रखी है इन्होंने, that is the 30th September of relevant assessment year.
बाकी सबके लिए ड्यू डेट क्या है, दैट इज 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। नॉर्मल जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाउएवर बाकी सबके लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाँ, यहां पर एक पॉइंट और आता है स्पेसिफाइड कैटेगरी में। सर वो क्या आता है, इफ यू आर एंगेज्ड इन अ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या यदि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यदि असेसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंडक्ट करता है और उसे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सेक्शन 92E एप्लीकेबल है। क्या, यदि ट्रांसफर प्राइसिंग, सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग हमने कभी सुना ही नहीं बेटा, ये इट्स जस्ट लाइक आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस वाला जो प्रोविजन है मैं पीजीबीपी में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। हाउएवर ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो आपको सीए फाइनल में पढ़ने मिलेगा। तो यदि आपको सेक्शन 92E एप्लीकेबल है, कहने का मतलब है इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट under section 92E related to the transfer pricing, then you are required to file return on or before 30th November of the assessment year। ये मैं आपको सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं भी ध्यान रहा चलेगा, एग्जाम में बहुत रेयर चांसेस है कि ये पूछेगा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, पहला कैटेगरी दैट इज 30 सितंबर, दूसरा 31 जुलाई। क्लियर है? तो क्या डिस्कस किया हमने, चलिए बात करते हैं। ड्यू डेट्स की बात हो रही, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो कब तक फाइल कर देना है। इन केस ऑफ कंपनी और एनी असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एंड ऑल वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म। बेटा नॉन वर्किंग पार्टनर का अकाउंट इवन दो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट सेटल नहीं हुआ उसके पहले ही सेटल हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसके लिए हमने पीजीबीपी में बात ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो उन सब के लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाउएवर यदि 92E ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है तो योर डेट इज 30 नवंबर। बाकी सब के लिए अदर केसेस में 31 जुलाई ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एजे इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हिज टर्नओवर इज 105 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि 44AB इस बंदे को एप्लीकेबल है, और क्योंकि 44AB मुझे एप्लीकेबल है, बताइए आगे बोलिए क्या बोलूंगा मैं, ड्यू डेट मेरे लिए क्या हो जाएगी, 30 सितंबर 2020। क्लियर है, बात समझ में आई? सेकेंड एग्जांपल, XYZ एंड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है और जिसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ऑल आर वर्किंग पार्टनर, सॉरी A and B is a working partner whereas Mr. C is a non-working partner। टर्नओवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 2 लाख, इसका मतलब 44AB यहां पर भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब XYZ की जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 30 सितंबर 2020। आप मुझे बताइए पार्टनर की क्या रहेगी, पार्टनर कितने हैं, A, B और C। आउट ऑफ दैट 2 पार्टनर, 2 पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो उनके लिए भी डेट क्या हो जाएगी, 30 सितंबर 2020। हाउएवर C जो नॉन वर्किंग पार्टनर है, एज्यूमिंग कि उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जो डेट है वो क्या हो जाएगी, 31 जुलाई 2020। क्लियर है, बात समझ में आई क्या यहां तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट इफ कि यदि हमने रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं किया, क्या होगा यदि हम रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं करते? व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न? 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वन इज 234A एंड 234F। क्या याद रखना पड़ेगा, 234A एंड 234F। 234A इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने एडवांस टैक्स के चैप्टर में डिस्कस किया है, जो आपको बोलता था कि 1% पर मंथ से आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एंड 234A इज लेट फी, साथ में आपको लेट फी भी लगेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये लेट फी कितनी लगेगी, तो यदि आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद बट 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर के पहले फाइल कर दिया, if you are filing return after the due date but on or before 31st December of the relevant assessment year, then flat penalty is ₹5,000। बट यदि आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हो, देन
पेनाल्टी इज ₹10,000। पेनाल्टी मैक्सिमम कितनी है? 10,000। बट गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है छोटे छोटे असेसी को। गवर्नमेंट क्या बोलती है? वो सारे असेसी जिनकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यदि आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करती, इन दैट केस मैक्सिमम पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड, मैक्सिमम लेट फी कैन बी इम्पोज्ड इज ₹1,000। कितनी? 1,000। इवन यहां पर ना इसके साथ साथ पेनाल्टी के भी प्रोविजंस आते हैं, बट वो पेनाल्टी के प्रोविजन हमें पढ़ने नहीं है, वो आपको सीए फाइनल में पढ़ने पड़ेंगे, वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो दो कंसेक्वेंसेस है। पहला 234A का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, जो हम ऑलरेडी एडवांस टैक्स में कवर कर चुके हैं। और सेकंड जो है वो 234F की लेट फी एप्लीकेबल होगी। लेट फी यदि आपने अप टू 31 दिसंबर रिटर्न फाइल कर दिया है तो पेनाल्टी विल बी 5,000। हाउएवर इसके बाद आफ्टर 31 दिसंबर यदि आप फाइल करते हो तो पेनाल्टी विल बी 10,000। बट यहाँ एक रिलैक्सेशन है कि इफ टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख देन मैक्सिमम लेट फी इज ₹1,000। क्लियर है? इसी के साथ हमारा 234F भी कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिटर्न। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, अब हम वो टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस बारे में बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिटर्न। टाइप्स ऑफ रिटर्न जो है उसको मैं आपको दो तरीके से पढ़ा रहा हूं। टाइप्स ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न, हमें कौन कौन से रिटर्न्स दिए गए हैं, और इसी में मैं और भी कुछ चीजें ऐड कर देता हूं। दैट इज अ रिटर्न फॉर्म, मतलब ITR। जनरली आपको रिटर्न फाइल करना है, बट वो रिटर्न फाइल जो करना है वो किस फॉर्म के अंतर्गत फाइल करना है, क्या किस फॉर्म के अंतर्गत फाइल करना है, ये बातें कर चल रही है। ओके, किस फॉर्म के अंतर्गत रिटर्न फाइल करना, ITR 1 फाइल करना है, 2 फॉर्म करना है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट फॉर्म दिए इन ऑर्डर टू डिफरेंट डिफरेंट पर्संस। ओके, सेकेंडली हम बात करेंगे कि रिटर्न कितने टाइप के होते हैं। मतलब मेरा क्या है कि लॉस का रिटर्न, और क्या बातें करने वाले हैं हम यहाँ पर, हम बातें करने वाले बिलेटेड रिटर्न, और क्या बातें करने वाले हैं, हम बातें करने वाले रिवाइज्ड रिटर्न, और यहाँ पर हम क्या कवर करेंगे, दैट इज 139(3), 139(4), 139(5) एंड डिफेक्टिव रिटर्न, that is section 139(9). 9 is a defective return. Okay, तो this all are the types of return जो हमें पढ़ना है। साथ में हम यहाँ पे और क्या डिस्कस करेंगे, what are the forms available to the assessee, और उसमें से कौन सा फॉर्म उसके लिए करेक्ट है, ये बातें हम करने जा रहे हैं। ओके, तो यदि मैं ITR फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे ITR 1, 2, 3, 4, 5 देखते हैं 1 by 1 फॉर्म। और यदि मैं टाइप्स ऑफ रिटर्न की बात करूं फ्रॉम द एंगल ऑफ द दैट इज इंटेंसिटी, लॉस है तो लॉस का रिटर्न, इवन दो पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी के केस में लॉस होगा बट ऑल्सो यू नीड टू फाइल अ रिटर्न। और वैसे भी ऑल ऑफ यूर अवेयर, जब हम सेट ऑफ लॉसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी। ठीक है, तो ये लॉस रिटर्न की बात करनी है 193। इसको मैं कैसे बोलता हूँ याद रखने के लिए, आपने लॉस वेगास सुना, LOS, उसमें यदि आपने स्पेल चेक किया होगा तो क्या लिखा रहता है, LOS 139(3). दिस इज अ लॉस रिटर्न। यू नो बिलेटेड, बिलेटेड वर्ड आप समझते हैं, आपने कभी बिलेटेड वर्ड यूज किया है? हाँ सर यूज किया है। कहाँ किया है बेटा? सर हमने बिलेटेड वर्ड यूज किया है जहां पर हम लेट हो गए थे। मतलब क्या, हमारे फ्रेंड का बर्थडे था, कब था बर्थडे, यस्टरडे, बट हमने उससे विश करना भूल गए, और क्योंकि अब वो फ्रेंड को बर्थडे विश करना मैं भूल गया, दैट इज द रीजन आज जब मैं उसे विश करूंगा तो मैं उसे क्या बोलता हूं, बिलेटेड। मतलब जब जब आप लेट होते हो, क्या होते हो बेटा, लेट, तब बिलेटेड वाली बातें होती है। या तो आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, आप भूल गए रिटर्न फाइल करना, या फिर जानबूझ के फाइल नहीं किया ऑनर बिफोर द ड्यू डेट। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है जिसमें आप रिटर्न फाइल कर सको? आंसर इज यस, एंड दैट ऑप्शन इज नथिंग बट द बिलेटेड रिटर्न। ऑप्शन इज नथिंग बट द बिलेटेड रिटर्न। बात समझ में आई क्या यहां तक? तो बिलेटेड, जब हम लेट हो जाएंगे 139(4),
LOS लॉस का रिटर्न 139.3, बिलेटेड मतलब जब हम लेट हो गए तब बिलेटेड, लेट मतलब 139.4, और रिवाइज रिटर्न कहां पर दिया गया है 139.5 में। रिवाइज कहां पे दिया हुआ है, रिवाइज को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख देता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं, रिवाइज 139.5। सर ये प्रोविजन आप हमें याद करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछता है, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप आंसर्स प्रोविजन के साथ दे, इफेक्टिव होगा आपका आंसर। ओके, गिनती के कुछ ही प्रोविजन है जो मुझे रिकलेक्ट करना पड़ेगा, डेट्स इट। आगे बढ़े। ओके, तो लास्ट वाला जो है हमारा वो डिफेक्टिव रिटर्न है। डिफेक्टिव रिटर्न 139.9 वो वैसे ही याद रह जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कम होते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ITR रिटर्न। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ITR रिटर्न की बात कर लेता हूँ। द CBDT हैज नोटिफाइड ITR रिटर्न्स, ITR फॉर्म्स फॉर द असेसमेंट ईयर, आप इसको कर लीजिए 2021 थ्रू अ नोटिफिकेशन। एंड व्हाट आर दैट फॉर्म, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ITR 1 मिलेगा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सहज। ITR 1 को हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, सहज। आई होप ये आपके लिए विजिबल है, सबको विजिबल है, दिख रहा है। ओके, ITR 1 सहज, जो फाइल करना है, किसे फाइल करना है, रेसिडेंट अदर देन द नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैविंग अ इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके पास सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से, और IFRS से कौन सी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, मतलब पैसिव इनकम है, बट नॉट मोर देन 50 लाख। ITR 1 जो फाइल करना है, यदि आप देख पा रहे होंगे तो इट्स गोइंग टू बी फाइल बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम लेस देन 50 लाख है, डेट टू नॉट फ्रॉम द PGBP, ईदर फ्रॉम द सैलरी और इंटरेस्ट और हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। Individual whose income, total income is less than 50 lakh, either from the salary, house property or interest, need to file सहज, that is the ITR 1। सहज इसलिए गवर्नमेंट इसे बोलती है बिकॉज इसमें आपसे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और रिटर्न फाइल करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हाउएवर यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या फिर आपके पास PGBP इनकम है तो फिर ITR 1 आपके लिए नहीं है। कैपिटल गेन है तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। ITR 1 सिर्फ नॉर्मल केसेस में एप्लीकेबल होता है जिसमें इनकम 50 लाख से कम हो। इंडिविजुअल और HUF हु इज नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सपोज कोई इंडिविजुअल HUF है जो कि पहले ITR 1 के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे, तो उनके लिए ITR 2 बना रखा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे आर नॉट हैविंग PGBP इनकम। तो ITR 2 किसके लिए, यदि इनकम फ्रॉम ITR मोर देन इनकम फ्रॉम ITR 1 मोर देन 50 लाख, कैपिटल गेन है बट बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, बिजनेस इनकम नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन यू नीड टू फाइल रिटर्न इन ITR 2, फॉर्म नंबर ITR 2। थर्ड बात करें तो ITR 3 ये बाकी सबके लिए है, दैट इज इफ इंडिविजुअल और HUF हैविंग अ इनकम अंडर द हेड PGBP ऑल्सो। यदि आपके पास PGBP इनकम भी है तो आपको जो रिटर्न फॉर्म फाइल करना है दैट इज ITR 3। ITR 1 सहज, सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है अप टू ₹50 लाख, ITR 1 फाइल करिए। सेकंड, इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग PGBP इनकम, अदर केसेस में ITR 2 फाइल करिए। इंडिविजुअल HUF हैविंग अ PGBP इनकम तो ITR 3 फाइल करिए। तीनों फॉर्म हो गए। फोर्थ वाला जो है दैट इज रिलेटेड टू द प्रिजम्पटिव स्कीम, सरल फॉर्म, क्या, ITR 4 सुगम। ITR 4 को हम क्या बोलते हैं, सुगम। यदि असेसी ने प्रिजम्पटिव स्कीम्स ऑप्ट करके रखी है, जो हमने PGBP में पढ़ी है, इधर अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA और 44 AE, यदि इनमें से कोई भी प्रिजम्पटिव स्कीम आपने ऑप्ट की है तो आपके लिए जो फॉर्म है दैट इज ITR 4। आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो कहाँ फाइल करना पड़ेगा, ITR 4 में, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज ऑप्टिंग अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE, you are required to file return under ITR in form number ITR 4। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ITR 5। ऊपर वाले ये जो 4 फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आता है, बाकी फॉर्म नहीं भी ध्यान रखा तो भी एक बार का चल जाएगा। ITR 5 जो है कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF और कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग ITR
7 ITR 6 कैन बी यूज्ड कंपनीज, यदि हम यहाँ से पढ़े तो पर्सन कंपनीज अंडर 139 4A 4B 46 इन सब के लिए ITR 7 होता है, ठीक है। ITR 6 की बात करें तो कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 दैट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और दूसरे एग्जाम्पशन आप यदि क्लेम नहीं कर रहे तो ITR 6। ITR 5 एप्लीकेबल फॉर्म फर्म LLP AOP BOI अदर देन द कंपनी। क्लियर है, क्लियर है। ITR 7 जो है इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस से कुछ प्रोविजंस को एलिमिनेट कर दिया है जो हमें नहीं पढ़ने हैं अब। वो प्रोविजंस होते हैं 139 4A 4B 4C 4D 4E 4F। इट इज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिटर्न ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस दैट इज ट्रेड यूनियन एसोसिएशन एटसेट्रा। तो उन सब के लिए रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती थी, उन सबको जो रिटर्न फाइल करना है यदि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन ITR 7 आपको क्या करना पड़ता था, फाइल। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है 1 2 3 4 वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है दैट इज द रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑफ लॉस, यदि आपने लॉस इंकर्ड किया है, if you are incurring loss during the financial year either under the head PGBP or 35AD। 35AD मतलब क्या, specified business, specified business और capital gain और owing and maintaining of resources। in that situation ये loss को carry forward करने के लिए रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी, और वो जो रिटर्न फाइल होगा डेट इज अंडर सेक्शन 139(3) ओनली। जो रिटर्न फाइल होगा 139(3) में होगा। However 139(1) की ड्यू डेट स्टिल एप्लीकेबल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। रिटर्न ऑन टाइम जाना चाहिए। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद वापस से कुछ बातें करेंगे। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 80 रेड विथ सेक्शन 139(3) प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब जो कंडीशन है दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कैरी फॉरवर्ड, एसोसिएटेड विद द कैरी फॉरवर्ड। सेट टॉप से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस है क्या, एसोसिएटेड नहीं है। मतलब यदि आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करते हैं तो यू कैन सेट ऑफ योर लॉस, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड योर लॉस बट यू कैन ऑलवेज सेट ऑफ योर लॉस। क्लियर है। ओनली इफ, यदि आपको अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है देन यू नीड टू फाइल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). मतलब लॉस का रिटर्न जो फाइल होगा वो कहां होगा, 139(3) में, बट उसकी जो ड्यू डेट दी गई है वो कहां दी गई है, 139(1) में दी गई। मतलब वही ड्यू डेट है 30 सितंबर और 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट यू नीड टू फाइल अ रिटर्न इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। कौन से लॉसेस, पीजीबीपी लॉस हो गया, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हो गया, कैपिटल गेन लॉस हो गया, एंड ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस लॉस। ओके सर, IFOS का लॉस, बेटा इफ यू कैन रिकॉल, IFOS का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता था क्या, नहीं। जब लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता तो उसकी बातें हम यहां पर करेंगे क्या, नहीं। सर वो सैलरी, बेटा सैलरी में कभी कोई लॉस आता था क्या, नहीं। और जब लॉस ही नहीं आता था तो उसकी बात भी हम यहां पर करेंगे क्या, नहीं। बात समझ में। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि देखो आपको लॉस हुआ ना, यू नीड टू फाइल अ रिटर्न ऑन और बिफोर द टाइम, ताकि हम आपके लॉस को वेरीफाई कर सके कि आपने जो लॉस क्लेम किया है इज इट करेक्ट और नॉट। तो वी नीड टाइम, दैट इज द रीजन वी वांट कि आप अपने रिटर्न को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करिए। बात समझ में आई कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करिए। क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक। तो ये सारे लॉस के केस में यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑन और बिफोर द टाइम इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस अंडर सेक्शन 139(3). क्लियर है। अब यहां पर एक बात और भी है, और जो बात है वो क्या कोई ऐसे लॉस है जो विदाउट फाइलिंग रिटर्न भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया तो भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आंसर इज यस। और वो लॉसेस कौन से हैं, वन इज द अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनदर वन इज द लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। देखो following losses are allowed to be carry forward even if return of loss not filed within the due date। इवन दो ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल किया, बट ऑल्सो ये जो दो लॉसेस है दैट इज अ हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए क्या लिखा है देखो, द रिटर्न ऑफ लॉस शैल बी एग्जामिन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर
एंड शैल कन्फर्म्ड बाय सेंडिंग एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 157। जब आप रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(3), तो जो लॉस आपने क्लेम किया है, असेसिंग ऑफिसर उस लॉस को सब्सिक्वेंटली वेरीफाई करता है, उसकी करेक्टनेस को चेक करता है, और वेरीफाई करने के बाद आपको इंटीमेट करता है अंडर सेक्शन 157 कि यस, आपने जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है वो करेक्ट है, जो कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है, नाउ वी आर अलाउइंग टू कैरी फॉरवर्ड इट। अब आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? मतलब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज गेन और लूज, यदि आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं किया और आपके रिटर्न में उस फाइनेंशियल ईयर में लॉस था, ह्यूज लॉस, तो ध्यान रखिए आपने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया है, बिकॉज अब वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। सर एग्जांपल दे पाएंगे? सपोज मेरा कैपिटल गेन में लॉस है, सर कितना लॉस है? सपोज 1920 में लॉस, या 1819 में ले लेता हूं, चलो जी 1819 में मेरा कैपिटल गेन में लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ड्रास्टिकली फॉल हुआ था, तो मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ था? 1.5 करोड़ का। अब मुझे बताइए 1819 का रिटर्न जो है कब तक चले जाना चाहिए था? 30 सितंबर 2019 तक। बाय मिस्टेक वो रिटर्न मैंने फाइल नहीं कर पाया, तो अब मैंने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया, ड्यू डेट के बाद मैंने रिटर्न फाइल किया, तो क्या हुआ? रिटर्न का फाइल होगा, सपोज मैंने रिटर्न फाइल किया 10 अक्टूबर 2019 को। क्लियर है? राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग कि गवर्नमेंट ने तो ड्यू डेट एक्सटेंड की थी, ये सारी बातें आपको नहीं करना, आपको क्या देखना है? जो स्टैंडर्ड डेट है उसके बारे में। ठीक है? अब क्या होगा 1920 में, यदि मैं बात करूं, जब मैं 1920 में आऊंगा तो अगेन 1920 में इस साल मुझे कैपिटल गेन से इनकम है। सर कितनी इनकम है इस साल? मुझे इनकम जो हुई है, कैपिटल गेन जो हुआ है, दैट इज 2 करोड़। अब क्या ये 2 करोड़ के ऊपर आपको इंटायर 2 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर इस लॉस को 1.5 करोड़ के लॉस जो था लास्ट ईयर का, आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो? यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ दैट लॉसेस, बिकॉज वो प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, और जब लॉस ही ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हुआ तो आप उसको सेट ऑफ कैसे करोगे? यदि लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होता तब तो आप उसको सेट ऑफ कर पाते ना। वो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, मतलब इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड आया हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न हमने फाइल नहीं किया, तो मेरा लॉस हो चुका है क्या? यस। सर कहां लॉस हुआ? हमें तो दिख ही नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूं, सपोज ये रिटर्न आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर देते, क्या ये रिटर्न जो है आप यदि 30 सितंबर ऑन और बिफोर 30 सितंबर फाइल कर देते, तो ये 1.5 करोड़ का लॉस क्या हो जाता? कैरी फॉरवर्ड। और अब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो मुझे बताओ इज इट अलाउड टू बी सेट ऑफ? यस। तो अब मुझे 1.5 करोड़ का सेट ऑफ मिलेगा, तो अब मेरी इनकम कितनी बची? ओनली 50 लाख। तो मुझे टैक्स कितने के ऊपर पे करना है? 50 लाख के ऊपर। यदि 30% भी टैक्स रेट है ना, तो 50 लाख के ऊपर 30% से 15 लाख रुपए का टैक्स आएगा। आप सरचार्ज और सेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। बट यदि आपने अपना रिटर्न ऑनर बिफोर द टाइम नहीं फाइल किया, तो अब आपके लिए सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स पे करना, और 2 करोड़ के ऊपर टैक्स 30% से होगा 60 लाख। इसका मतलब 45 लाख रुपीस का आपको लॉस हो गया, जस्ट बिकॉज आपने रिटर्न ऑनर बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं किया इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ उसी ईयर के लिए जिस ईयर में लॉस इंकर हुआ है, जिस ईयर में हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां तक हम बात कर ही रहे हैं, यहां तक यदि हम बात कर ही रहे हैं, तो चलो लगे हाथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कौन कौन से लॉस कितने कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यदि मैं बिजनेस की लॉस की बात करूं तो जनरली 4 असेसमेंट ईयर। यदि मैं 35 AD की बात करूं तो इनफाइनाइट असेसमेंट ईयर। यदि मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो 8 असेसमेंट ईयर। क्लियर है? यदि मैं बात करूं ओईएन एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज की तो कितने साल? 4 असेसमेंट ईयर। यदि मैं स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? स्पेकुलेशन बिजनेस की, तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितने साल के लिए होगा? अगेन 4 असेसमेंट ईयर। हाउस प्रॉपर्टी लॉस बोलिए 8 असेसमेंट ईयर। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट असेसमेंट ईयर। आईएफओएस का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? नहीं। सर ये सारी बातें हमने कहाँ की थी? ये सारी बातें हमने की थी इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। क्लियर है? बात समझ में आई क्या यहां तक? अच्छा, 139(3) का रिटर्न इक्वलेंट टू 139(1), ड्यू डेट भी सेम है, और ये इट्स जस्ट लाइक कि आपने रिटर्न 139(1) में ही फाइल किया है।
नाउ वी आर मूविंग अहेड, और जो हमारा नेक्स्ट रिटर्न आ रहा है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ बिलेटेड रिटर्न। जब आप लेट हो जाते हैं, या तो आप भूल गए रिटर्न फाइल करना, या फिर आपने जानबूझकर फाइल नहीं किया, क्या भूल गए या जानबूझकर नहीं किया, नहीं फाइल किया रिटर्न, देन यू कैन फाइल योर रिटर्न बिलेटेडली। और ये जो बिलेटेड रिटर्न है, क्या यदि आप भूल गए हो या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोई नहीं, आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। और ये जो रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, ये कब तक फाइल कर सकते हो? फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है प्रीवियस ईयर 1920 था, प्रीवियस ईयर कौन सा 1920, इसकी ड्यू डेट बताइए। ड्यू डेट क्या हो जाएगी सर? 30 सितंबर 2020। वी आर एज्यूमिंग कि हमारा असेसी या तो कंपनी या फिर ऑडिट असेसी है। और इसका जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 2021। तो ऑनर बिफोर 30 सितंबर यदि आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो ये तो नॉर्मल रिटर्न है। नॉर्मल रिटर्न इधर 139.1 और 139.3 एज द केस में भी। लॉस हुआ तो 139.3, लॉस नहीं है तो 139.1, बात खत्म हो गई। बट ये जो डेट है यदि आपने ये मिस कर दी तो इसके बाद आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो ऐसे रिटर्न को मैं क्या बोलूंगा? बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलूंगा ऐसे रिटर्न को मैं? बिलेटेड रिटर्न। बट ये बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? तो कब तक फाइल कर सकते हैं? मैंने क्या कहा? ऑनर बिफोर द लास्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर या एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब मुझे बताइए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। ये खत्म कब हो रहा है सर? 31 मार्च 2021। मतलब यू कैन फाइल योर रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्लियर है? बट यदि आपका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के पहले ही असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया है, यदि आपका असेसमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो चुका है, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट यू कैन नॉट फाइल बिलेटेड रिटर्न। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है, आपका असेसमेंट ऑफिसर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो उसके बाद आपसे अब कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि रिटर्न का पर्पस क्या है? रिटर्न का पर्पस क्या है? कि इंफॉर्मेशन सबमिट करना अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो ऑलरेडी जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका, असेसमेंट का सारा काम खत्म हो चुका है, तो नो नीड टू फाइल बिलेटेड रिटर्न। आपके पास अब कोई दैट इज टाइम लिमिट रह जाती है क्या बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की? नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, where a person failed to file his return under section 139 within the prescribed time limit, then he need to file a belated return under section 139(4) at any time before the expiry of the relevant assessment year or completion of the assessment, whichever is earlier. Belated return जो मुझे फाइल करना है वो कब तक फाइल करना है? एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और completion of assessment by the assessing officer whichever is earlier। दोनों में से जो भी पहले हुआ उसके पहले मुझे रिटर्न अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना। एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, आपका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद अब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि रिटर्न का पर्पस ही क्या है दोस्तों? रिटर्न का पर्पस है इंफॉर्मेशन सबमिट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, असेसमेंट करना रादर। अब ऑलरेडी आपका असेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो अब आपको अलाउ किया जाएगा क्या बिलेटेड रिटर्न? नहीं। तो विच एवर इज अर्लियर, इधर 31 मार्च 2021 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर, विच एवर इज अर्लियर इज लास्ट डे टू फाइल बिलेटेड रिटर्न। क्लियर है? तो बताइए एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, पहले बताओ ड्यू डेट क्या होगी एबीसी लिमिटेड? कंपनी है सर, कंपनी है, इसका मतलब क्या? 30 सितंबर। फाइल इट्स रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 1920 ऑन 30 सितंबर 2020। ठीक है, बट एबीसी लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल रिटर्न। फाइल कर देना चाहिए था 30 सितंबर तक, बट उन्होंने फाइल नहीं किया 1920 का रिटर्न। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एज पर 139(4) इज कंसर्न, 139(4) इज कंसर्न, एबीसी लिमिटेड टू फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 सब्जेक्ट टू प्रीवियस असेसमेंट इज येट टू बी कंप्लीटेड।
मतलब ऑफिसर ने असेसमेंट आपका कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ये जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की है वो सारी बातें यहाँ पर आपको ऑलरेडी दी हुई है। कंसिक्वेंसेस, यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस यू नीड टू फेस। आप मुझे बताएं क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सर पहला कंसिक्वेंसेस तो ये है कि यदि बिलेटेड रिटर्न हम फाइल करते हैं देन वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सर्टेन लॉसेस। क्या? वी कैन नॉट, सबसे पहला कंसिक्वेंसेस, कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सर्टेन लॉसेस। कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। व्हाट आर दैट लॉसेस? पीजीबीपी लॉस, 35 एडी लॉस, और कौन सा लॉस है बता पाएंगे आप? यस सर, कैपिटल गेन लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। ये वो लॉसेस है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यदि हमने रिटर्न ऑनर बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं किया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सेकेंडली 234F की पेनाल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। बताइए पेनाल्टी कितनी? सर यदि 31 दिसंबर के पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल हो गया है तो 5000 रुपीज, 31 दिसंबर के बाद फाइल हुआ है तो फिर 10,000। हाउएवर इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख देन मैक्सिमम लेट फी इज रुपीज 1 लाख। साथ में 234A का इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसी के साथ बिलेटेड रिटर्न भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट वन, दैट इज अ 139.5 रिवाइज्ड रिटर्न। क्या? रिवाइज्ड रिटर्न। अब ये रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है? तो रिवाइज्ड रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल करते समय आपसे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, अपेरेंटली आपको समझ में आ गया अरे ये तो हमने गलत कर दिया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। अर्थमेटिकल मिस्टेक है, बहुत बार प्रैक्टिकली क्या होता है पता है, लोग रिवाइज रिटर्न को कैसे यूज करते हैं। अब गवर्नमेंट ने लास्ट डेट को 30 सितंबर रखा, बट गवर्नमेंट के सर्वर डाउन है या बिकॉज ऑफ द अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आज हाल फिलहाल कोविड-19 चल रहा है, यस तो बिकॉज ऑफ द मेनी एक्सटर्नल फैक्टर गवर्नमेंट उस डेट को एक्सटेंड कर देती है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया 5 अक्टूबर, ठीक है, कि 5 अक्टूबर तक को आपको रिटर्न फाइल कर देना है। बट असेसी जो है ना, इट्स नॉट दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक असेसी, जब तक मेरा क्लाइंट मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देगा मैं उसका रिटर्न कैसे फाइल करूंगा? जनरली वो लास्ट मोमेंट में लास्ट डेट को ही क्या लाके देता है? डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करना, उसका रिटर्न फाइल करना, तो प्रैक्टिकली बहुत लोग क्या करते हैं, रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर देते हैं। एक बार फाइल तो कर दो, क्योंकि वी आर हैविंग अ ऑप्शन ऑफ रिवीजन। मेरे पास रिवीजन का ऑप्शन है, उस रिटर्न को मैं रिवाइज कर सकता हूं क्या? यस। दो बातें आएगी, आप रिटर्न को कब तक रिवाइज कर सकते हैं? पहला क्या, आप कब तक रिवाइज कर सकते हैं, और दूसरा कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज। तो पहले हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज योर रिटर्न? मल्टीपल टाइम्स विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। आप जितने बार चाहें उतने बार अपने ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, और जितने बार आप अपने रिटर्न को रिवाइज करेंगे दैट रिवाइज रिटर्न रिप्लेस दैट ओरिजिनल रिटर्न। इट्स जस्ट स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न, जस्ट इट, दैट्स इट। अब क्या बोल रहा है प्रोविजन, देखो पढ़ो, टाइप्स ऑफ, या तो आपने सेक्शन 139(1) या 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल किया। क्या 139(1) इंक्लूड, बेटा यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर जब मैं बोलता हूं कि सर 139(1) में यदि आपने रिटर्न फाइल किया है या 139(4) में रिटर्न फाइल किया है देन यू कैन रिवाइज, तो बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है, सर 139(3) में यदि मैंने रिटर्न फाइल किया तो उसको रिवाइज नहीं कर सकता क्या? अरे कर सकते हो बेटा, क्योंकि 139(3) इज एट पार विथ 139(1), तो आप उसको 139(3) बोल ही क्यों रहो, 139(1) ही बोल दो ना। तो यदि आपने रिटर्न 139(1) में फाइल किया है, 139(4) में फाइल किया या 139(3) में फाइल किया, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। कितने बार रिटर्न रिवाइज किया जा सकता है? मल्टीपल टाइम्स। बट यदि आपका असेसमेंट हो चुका है तो अब आपका रिटर्न रिवाइज होगा क्या? नहीं। अब ये रिटर्न कब तक रिवाइज हो जाएगा? तो फ्रेंड्स कब तक फाइल हो पाएगा? तो यहां पे जो ड्यू डेट दी गई है वो सिमिलर ड्यू डेट है जो हमने कहां पर पढ़ रखी थी, अंडर, बोलिए, अंडर बिलेटेड रिटर्न। मतलब क्या, सपोज यदि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 1920 है, क्या है प्रीवियस ईयर 1920,
तो उसका जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या हो जाएगा 2021। तो यदि आपने ड्यू डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2020, you can revise your return any time before, you can revise your return anytime before 31st March 2021, that is end of the relevant assessment year or completion of assessment by the assessing officer whichever is earlier। ठीक है, मतलब वही बात है जो हमने वहां पे पढ़ी थी कि रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। एन असेसी कैन रिवाइज अ रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कितने बार आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, और जब जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे आपका प्रीवियस रिटर्न रिप्लेस हो जाएगा विद द रिवाइज रिटर्न। क्लियर है? बट इफ द अर्लियर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड रिवीजन शैल नॉट बी अलाउड। एक बार आपका अर्लियर रिटर्न प्रोसेस हो गया बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब आप रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस हो गया तो उसके बाद अब रिवीजन आपको अलाउड नहीं है। बिफोर द रिवीजन विद इन द टाइम फ्रेम आप जितने बार चाहे उतने बार अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी, उसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? अ रिटर्न फाइल्ड इन परसुएंस ऑफ द नोटिस इशूड अंडर 142(1) कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ये क्या है? थोड़ा सा ऊपर वापस से मैं आपको लेके चलता हूँ। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), यदि असेसी ने ऑन और बिफोर द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 139(1) रिटर्न फाइल नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर उसे नोटिस भेजता है। असेसिंग ऑफिसर उसे क्या भेजता है? नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). क्या? असेसिंग ऑफिसर उसे नोटिस भेजता है अंडर सेक्शन 142(1) रिक्वायरिंग हिम टू फाइल अ रिटर्न विद इन द टाइम फ्रेम। एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर देता है, स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, और उसे बोलता है कि आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइल करना है। अब यदि असेसी ने उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया तब तो ठीक है, बट यदि वो टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया तो अब असेसिंग ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट करेगा। दैट इज द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हम बोलते हैं, मतलब विद द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसे कंसीडर करके आपका असेसमेंट स्टार्ट कर देगा। इस असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या? इफ द असेसी हैज फेल्ड टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, then assessing officer permitted to do best judgment assessment under section 144। और अब आपका क्या पास होगा? कंप्लीशन ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। और एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया तो उसके बाद आपको बिलेटेड रिटर्न एज वेल एज रिवाइज रिटर्न फाइल करना अलाउड ही नहीं है, इवन दो अभी तक आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये ऐसी भी हो सकती है, नोटिस आया 142(1) का, हमने विद इन द टाइम फ्रेम रिटर्न फाइल नहीं किया, सब्सिक्वेंटली बेस्ट जजमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, बट अभी तक बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर पास होना बचा है। दैट इज असेसिंग ऑफिसर ने अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया, तो बिफोर पासिंग ऑर्डर बाय द असेसिंग ऑफिसर हमने अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो। क्या हुआ? ये सपोज आपका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये सपोज आपका प्रीवियस ईयर है 1920, ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया 2021, आपकी ड्यू डेट हुआ करती थी 30 सितंबर 2020। क्लियर है? आपने रिटर्न यहां तक फाइल नहीं किया, यहां पर आपको 142(1) का नोटिस आया। ठीक है, आपने इसे भी इग्नोर कर दिया और इसका रिटर्न आपने विद इन, आपको बोला गया था विद इन 1 मंथ आप रिटर्न फाइल करिए, बट आपने फाइल नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने 144 इनिशिएट कर दिया, मतलब क्या? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हाउएवर अभी तक असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ। सपोज आपका ऑर्डर यहां पर पास हो रहा है, असेसमेंट ऑर्डर कहां पास हो रहा है? यहां पर पास हो रहा है एओ, असेसमेंट ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है वो असेसमेंट ऑर्डर आपका कहां पर पास हो रहा है? यहां पर पास हो रहा है। इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हाट इफ, यदि मैं रिटर्न फाइल करना चाहूं तो क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं? हाँ, आप फाइल कर सकते हो।
क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सपोज मैंने यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दिया, अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप, बट आफ्टर द टाइम लिमिटेशन ऑफ 140 की टाइम लिमिट खत्म हो गई, बट बिफोर द असेसमेंट ऑर्डर यदि आपने रिटर्न फाइल किया तो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट रिटर्न? तो वो जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, दैट रिटर्न कैन बी एक्सेप्टेड और इट कैन बी रिजेक्टेड एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। कहने का मतलब क्या है कि अब जो पावर है वो किसके पास चले गया? एओ के पास चले गया। यदि एओ चाहे तो आपके रिटर्न को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपके रिटर्न को क्या कर देगा? रिजेक्ट। समझ रहे हैं आप बात को? या तो चाहे तो आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर आपके रिटर्न को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। मतलब इट्स अप टू द एट द ऑप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। क्लियर है? बात समझ में आई? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल है। आफ्टर द दैट इज इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बट बिफोर द पासिंग असेसमेंट ऑर्डर एंड विद इन द टाइम लिमिट यू कैन फाइल अ रिटर्न, बट वो रिटर्न एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा इट एट द ऑप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। क्लियर है? तो 142(1) इनिशिएट हो गया तो यू कैन नॉट रिवाइज योर रिटर्न। अब आगे पढ़ते हैं 139(6). ये 139(6) छोटा सा प्रोविजन है। व्हाट आर द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न? जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको फर्निश करना है? जनरली आपने नहीं भी पढ़ाना है इसको तो भी यू कैन गिव आंसर। आपको अपना दैट इज सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स का मतलब क्या है? नेम, स्टेटस, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद इनकम की सारी डिटेल्स, डिडक्शन की सारी डिटेल्स, एग्जाम्पशंस की सारी डिटेल्स, ये सारी की सारी चीजें आपको रिटर्न में फाइल करना है। डेट्स इट। चलो देखते हैं क्या लिखा है। इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, असेट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नेचर एंड देयर वैल्यू, बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, यदि वो एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट हुए हैं तो आपको उसके भी डिटेल्स देना पड़ेगा। तो जनरल है, इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज 139(9). 139(9) इज डिफेक्टिव रिटर्न। आखिर ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या है? बेसिकली क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या कि आपने जो रिटर्न फाइल किया इधर अंडर सेक्शन 139(1) और अंडर सेक्शन 139(4) और अंडर सेक्शन 139(5), उसमें कोई डिफेक्ट है, एरर है। तो वो जो डिफेक्ट है, इधर या तो आपने टोटलिंग मिस्टेक की है या आपका टीडीएस मिसमैच हो रहा है, जो आपने टीडीएस क्लेम किया और जो 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपस में मिसमैच हो रहा है, या फिर और कोई दूसरी एरर है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करती है कि आपका इस रिटर्न के रिगार्डिंग ये डिफेक्ट हो गया। इन रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा? इन रिटर्न मुझे उस डिफेक्ट को विदिन 15 डेज रेक्टिफाई करना होता है। क्या? देखो क्या लिखा है, इफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB हैज नॉट बीन फर्निश्ड। आपको ऑडिट एप्लीकेबल था बट आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की, या उसके कोई एनेक्सर आप सबमिट नहीं कर पाए, या फिर आपने चालान सबमिट नहीं किया, दैट इज अ पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, चालान सबमिट नहीं किया, या फिर आपका टीडीएस मिसमैच हो रहा है, या फिर कोई एनेक्सर, कॉलम, स्टेटमेंट जो रिटर्न में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें कोई आपने मिस कर दिया, उसे फिल नहीं किया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका रिटर्न जो है वो क्या कहलाता है? डिफेक्टिव रिटर्न। और यदि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है तो असेसिंग ऑफिसर shall intimate within a 15 day shall intimate the defect to the assessee and in return assessee को 15 डेज की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। assessee को विद इन 15 डेज अपने रिटर्न को, अपने डिफेक्टिव रिटर्न को क्या करना है? अपने डिफेक्ट को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। क्लियर है? सर व्हाट इफ यदि विद इन 15 डेज हमने अपने रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं किया? ज्यादा कुछ नहीं होगा, अब आपका रिटर्न जो है वो ऐसा मान लिया जाएगा कि void ab initio, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। क्या? इफ assessee does not rectify the defect within the said 15 days then return shall be treated as void ab initio। कहने का मतलब क्या है कि अब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने कभी कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया, void ab initio, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मान लिया जाएगा, रिटर्न फाइल ही नहीं किया। सर बट 15 डेज की लिमिट तो बहुत ही कम है, तो क्या हमारे पास और कोई रेमेडी? यस, यू कैन अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर कि सर ड्यू टू सम और अदर रीजन दैट टाइम लिमिट इज नॉट इनफ, प्लीज
एक्सटेंड इट एंड डू द नीडफुल। तो यदि आप अप्लाई करते हो तो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर वो आपकी टाइम लिमिट को, टाइम फ्रेम को एक्सटेंड कर देगा। जनरली वो कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं तो जनरली हम उनको रिक्वेस्ट डाल देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करके आपकी टाइम लिमिट को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और विद इन दैट टाइम लिमिट यू कैन रिस्पॉन्स। ओके, बात समझ में आई। तो दिस इज अ डिफेक्टिव रिटर्न। आगे और बढ़ते हैं। नाउ 139A दैट इज रिलेटेड टू परमानेंट अकाउंट नंबर। 139A रिलेटेड टू द परमानेंट अकाउंट नंबर। यदि आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है। परमानेंट अकाउंट नंबर इज नथिंग बट द 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर। क्या होते हैं? 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है। 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है विच इज अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये हमारा यूनिक कोड होता है, ठीक है। पेन इशूड ऑन अ लेमिनेटेड कार्ड, ओके, फोटोग्राफ होगी उसमें आपका। इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेसी, फैसिलिटिंग फास्टर करेस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे ये जो 10 कैरेक्टर होते हैं उसमें से हमने कुछ बातें ऑलरेडी करके रखी थी। आप यदि मुझे बता पाए सर 10 कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं, तो हम बात करते थे AX DPJ 1 2 3 4 C। ये जो पहले 3 कैरेक्टर होते हैं ना, ये जो पहले 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, आउट ऑफ दैट 5 अल्फ़ाबेट्स, ये जो 3 कैरेक्टर होते हैं, इट्स स्टार्ट फ्रॉम रनिंग फ्रॉम A B टू कहाँ तक जाते हैं? Z Z Z। इट्स जैसा सिक्वेंशियल सीरीज। उसके बाद ये जो P होता है, 4th नंबर का अल्फ़ाबेट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टेटस बताता है। मतलब यदि इंडिविजुअल है तो फिर क्या लिखा रहेगा? P। फॉर्म है तो क्या लिखा रहेगा? F। C लिखा है इसका मतलब क्या है? कंपनी। A लिखा है इसका मतलब क्या है? AOP। T लिखा है इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट। H लिखा है इसका मतलब क्या है? HUF। बात याद आ रही है? और इसका जो 5th अल्फ़ाबेट होता है, दिस इज नथिंग बट द, बोलिए, 5th अल्फ़ाबेट जो होता है दैट इज लास्ट, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर सरनेम और लास्ट नेम। क्या? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लास्ट नेम और सरनेम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जैन है तो जैन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यदि मैं बात करूँ 1 2 3 4, ये क्या है? दिस इज जस्ट अ सिक्वेंशियल नंबर 001 से 9999 तक यूज होते हैं टू फॉर्म अ सीरीज, और दिस वन इज नथिंग बट द चेक डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चेक डिजिट। इसको मैं क्या बोलता था? चेक डिजिट। चेक डिजिट का यूज भी मैंने आपको बताया था। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। हु इज रिक्वायर्ड टू पेन? वैसे पेन से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज आर वेरी लेस, बट ऑल्सो कुछ बातें यहाँ पे जो आ सकती है, उसमें से एक है कि हुआ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ पेन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेन मुझे कहाँ कहाँ कोट करना होता है। गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड कर रखे हैं जिसमें पेन कोट करना इज कंपलसरी। जिसमें पेन कोट करना क्या है बेटा? कंपलसरी है। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? तो सबसे पहले हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ पेन? वो हर एक पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, रिक्वायर्ड टू फर्निश अ पेन, रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन, person who is accessible on behalf of any other person, and such other person's total income exceed the exemption limit। यदि आप किसी बिहाफ में, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर ने अपने स्किल और टैलेंट से इनकम कमाई है, ध्यान आ रहा है कुछ? यदि माइनर अपने स्किल और टैलेंट से इनकम कमाता है तो उसकी इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्स होती है। उसके लिए क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते थे क्या? नहीं। बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर माइनर इज नॉट कंपेटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब माइनर रिटर्न फाइल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उसके बिहाफ में कौन फाइल करेगा? रिप्रेजेंटेटिव कौन फाइल करेगा? दैट इज इंडिविजुअल फाइल करेगा, दैट इज पेरेंट्स। क्लियर है? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है? यस। तो आपको उस माइनर के लिए भी पेन अप्लाई करना पड़ेगा। पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन एंड हिज टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख। पर्सन हु रिसीव एनी सम ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। यदि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, यदि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको अपना पेन फर्निश करना पड़ेगा टू द डिडक्टर। अदरवाइज डिडक्टर क्या करेगा? 20% से टैक्स डिडक्ट करेगा। याद है? एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द और डायरेक्टेड बाय द AO और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। अच्छा,
अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं कि क्या पेन के लिए, ये तो क्या हो गया मैंडेटरी क्राइटेरिया, मैंडेटरली इन सारे केसेस में पेन के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। बट क्या फ्रेंड्स मैं वॉलेंटरी पेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज यस। वॉलेंटरी तो यू कैन अप्लाई पेन एट एनी टाइम, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन फॉर पेन ऑन वॉलेंटरी बेसिस, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, where a minor is required to quote pen, he shall quote the pen of his father or mother or guardian as the case may be। थर्ड, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है बिकॉज ये नया पार्ट है। पार्ट क्या है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है, फॉर वाइडनिंग द टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन एंड हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी ने जो ट्रांजैक्शन प्रेस्क्राइब की है जिसमें पेन कोड करना कंपलसरी है, बट असेसी के पास पेन नहीं है, तो उस सिचुएशन में ही इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पेन। असेसिंग ऑफिसर, क्या सीबीडीटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पेन टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल और रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई एनी क्लास और क्लासेस ऑफ असेसी to apply assessing officer for allotment of pen within such time period as may be prescribed। जनरल प्रोविजन है। इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है, assessing officer having regard to the nature of the transaction as may be prescribed may also allot pen to any other person as may be prescribed। ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है ये सिंपली ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो सीबीडीटी ने नोटिफाइड कर रखे हैं जिसमें पेन कोड करना कंपलसरी है, और यदि आपके पास पेन नहीं है एंड इफ यू आर दैट इज अंडरगोइंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देन यू नीड टू अप्लाई फॉर पेन टू योर असेसिंग ऑफिसर, पहला। दूसरा, क्या पेन नहीं है तो क्या मैं आधार कार्ड सबमिट कर सकता हूं? क्या आधार कार्ड इंटरचार्जेबिलिटी पॉसिबल है? तो एज पर सेक्शन 194A5P एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट his pen and who has not been allotted पेन कोट करना कंपलसरी है, बट यदि मुझे पेन अलॉट नहीं किया गया तो वी कैन कोट अवर आधार नंबर इन प्लेस ऑफ दैट पेन। इवन इफ यू कैन रिकलेक्ट, यदि आपने थोड़े बहुत आपको दैट इज सराउंडिंग की अपडेशन मिलते होंगे, तो गवर्नमेंट ने पेन और आधार को लिंक करना कंपलसरी किया था, आपको पता है। नो डाउट उसकी डेट गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा के 31 मार्च 2020 कर दी इवन आगे, और उसको फर्दर गवर्नमेंट ने दैट इज पोस्टपोन किया है। बट हाँ, अब आधार को भी हम वैलिड डॉक्यूमेंट कंसीडर करके उसे भी पेन के साथ लिंक करने जा रहे हैं। और इफ़ यू आर हैविंग आधार बट नॉट हैविंग पेन, तो गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट आपका पेन जनरेट करवा रही है। बात समझ में आ रही है? आगे क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन इंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल कोट अ पेन और आधार नंबर, लिखा हुआ मिल गया, पेन और आधार नंबर, डेट्स इट। तो ये जनरल बातें थी, नॉट दैट मच रिलेवेंट, यदि आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें पेन कोड करना कंपलसरी है। इससे पहले ये बातें करूं, बेटा व्हाट इफ यू आर नॉट हैविंग पेन, तो क्या पेन का कोई सब्स्टिट्यूट भी है क्या? आंसर इज यस, पेन का सब्स्टिट्यूट भी है, यू नीड टू सबमिट अ फॉर्म 60। ठीक है, आगे देखते हैं पेन कौन कौन से केसेस में कंपलसरी। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आता है। देखो, इफ सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि 10 लाख से ज़्यादा के अमाउंट की है आप सेल या परचेस कर रहे हो, देन पेन कोड करना कंपलसरी है। विदाउट पेन सेल और परचेस इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो पाएगा। दूसरा, सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन ₹10 लाख है। सेल और परचेस ऑफ मोटर व्हीकल से यहाँ पे मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 व्हीलर मोटर व्हीकल और मोर देन 4 व्हीलर। ठीक है, 2 व्हीलर परचेस करने पे भी वैसे वो दे आर आस्किंग फॉर पेन, बट पेन नहीं भी हो तो भी चल जाता है, बट 4 व्हीलर परचेस करने के लिए विदाउट पेन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, that is opening account, bank account in a banking company, cooperative bank, post office, nidhi company, NBFC, and for amount exceeding ₹50,000 या aggregating to more than 5 lakh during a financial year. Opening any account
इन अ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि आप बैंक में आप सेविंग बैंक अकाउंट भी ओपन करवाएंगे तो भी वो आपसे पेन कंपलसरीली डिमांड करते हैं। यदि आपके पास पेन नहीं है तो आपने देखा होगा फॉर्म के लास्ट में फॉर्म 60 अटैच होता है जो आपको फिल करके देना होता है। यदि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो फॉर मोर देन 50,000 इन अ बैंक कैश, तो उस केस में भी पेन इज कंपलसरी। यदि आप डीडी बना रहे हो मोर देन 50,000 देन ऑल्सो पेन इज कंपलसरी। डिपॉजिटिंग इन कैश एन अमाउंट एग्रीटिंग more than 2,50,000 in a bank or cooperative bank in between 9th November 2016 to 30th December 2016। ये क्या है, वो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, याद हो आपको? तो ये डीमोनेटाइजेशन के सब्सिक्वेंट ये प्रोविजन आया था कि यदि आप अपने अकाउंट में फ्रॉम 9th नवंबर टू 30th दिसंबर 2016 2,50,000 से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उस सिचुएशन में यू आर रिक्वायर्ड टू कोट योर पेन ऑन कंपलसरी बेसिस। पेमेंट इन कैश फॉर परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट मोर देन 50,000, थोड़ी देर पहले ही आपसे मैंने बात की थी। मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, सेल और परचेस ऑफ द सिक्योरिटी मोर देन ₹1 लाख, और क्या, सेल और परचेस ऑफ अनलिस्टेड शेयर मोर देन ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन, sale of life insurance premium payment of life insurance premium more than ₹50,000, payment exceeding ₹50,000 to any person for mutual fund या फिर institution for acquisition of debenture or bond, RBI for acquisition of bonds, making payment to the hotel or restaurant for more than 50,000, पहले ये लिमिट 25,000 थी, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको एक्सीड करके 50,000 कर दिया है। पेमेंट इन कैश इन कनेक्शन विद द ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल फॉर मोर देन 50,000 एंड सेल और परचेस, ये नया पॉइंट आया, अगेन इंपॉर्टेंट है, सेल और परचेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस जिसका पेमेंट आप एक्सीडिंग मोर देन 2 लाख पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यदि आपका 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हो रहा है सेल और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस का, तो उस सिचुएशन में भी पैन कोड करना कंपलसरी है। मतलब छोटी सी लिस्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, इमोल प्रॉपर्टी को सेल परचेस करने के लिए, बैंक में 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करने, 50,000 से ज़्यादा की डीडी बनाने, सिक्योरिटी परचेस करने के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटी मोर देन ₹1 लाख, अनलिस्टेड मोर देन ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन, उसके बाद मोटर व्हीकल परचेस करने के लिए 4 व्हीलर या कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 2 लाख पर ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड टू कोट योर पेन ऑन कंपलसरी बेसिस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रोविजन आ रहा है 139AA, दैट इज द आधार कार्ड। कोटिंग ऑफ आधार नंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन मैं यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आधार नंबर। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर is required to mandatorily quote Aadhaar number on or after 1st July 2017 in the application form of allotment of PAN and return of income। आधार नंबर कोट करना, जो आपका आधार नंबर होता है बेसिकली, वो आधार नंबर कोट करना कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है for making application for allotment of PAN as well as during a filing of return of income। You know what, ये जो मैंडेटरी किया गया, बट गवर्नमेंट ने इसे अगेन पोस्टपोन करते 31 मार्च 2020 और अब उसको और भी आगे पोस्टपोन कर दिया है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी बट गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरली लिंक करने को पोस्टपोनमेंट किया हुआ है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसलिए आज भी इवन दो आपका आधार से लिंक नहीं है बट ऑल्सो रिटर्न फाइल हो जा रहा है क्या? यस हो जा रहा है, बट इन नियर फ्यूचर विदाउट लिंकिंग विथ आधार यू कैन नॉट फाइल योर रिटर्न। ओके, आगे मैंडेटरी कोटिंग ऑफ इनरोलमेंट आईडी है। इनरोलमेंट आईडी क्या है? सपोज आपने आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले आधार नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आप आधार नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप आपको एक इनरोलमेंट आईडी दिया जाता है विच इज कंसिस्ट ऑफ 28 डिजिट, जिसमें 28 डिजिट का इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर वहां पर क्या करिए, कोट करिए। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, वो आपको इंटीमेट करना, ऑनलाइन इंटीमेट आजकल तो होता है। आप जैसे अपना पोर्टल ओपन करेंगे ई फाइलिंग, तो वहाँ पर आपको आधार लिंकेज करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने पेन से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं थ्रू OTP वैलिडेशन। OTP वैलिडेशन वेरिफिकेशन के साथ आपका आधार लिंक हो जाता है। ठीक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट,
अभी इसका कंसिक्वेंसेस वैसे है नहीं क्योंकि डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है. इफ अ पर्सन फेल्स टू इंटीमेट आधार नंबर, पेन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम टू बी इनवैलिड. आपका जो पेन अलॉट किया गया वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड. ठीक है. पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट सबसे जो है वो ये है, किस किस को आधार नंबर कोट नहीं करना. मतलब गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है. ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, वापस से आने की प्रोबेबिलिटी है. क्या सेक्शन 139 ए रिक्वायर्स every person who is eligible to obtain Aadhaar number to mandatorily quote Aadhaar. However, this provision is not applicable in respect of any person who is residing in state of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya, or any person who is a non-resident as per the Income Tax Act. Any person whose age is more than 80 year, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, सुपर सीनियर. ठीक है. और एनी पर्सन हु इज अ फॉरेन सिटीजन. तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है. आधार नंबर कोट करना कंपलसरी मैंडेटरली रिक्वायरमेंट है. हाउएवर, इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और इफ यू आर अ सुपर सीनियर, और इफ यू आर अ फॉरेन सिटीजन, और इफ यू आर अ resides in Assam, Jammu and Kashmir, Meghalaya, then you are not required to submit quote आधार नंबर. आधार नंबर कोट करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है. ठीक है. कौन कौन से स्टेट बोला गया है, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय. क्लियर है. इन दैट 4 केसेस आधार कोट करना कंपलसरी नहीं है. नाउ सेक्शन 140 ए आ रहा है, दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट. यू नो व्हाट, आफ्टर द लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट पिक्चर में लाया. मीनिंग देयर बाय we will having a faith on our assessee. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है, वी आर हैविंग फेथ ऑन अवर असेसी. हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा असेसी ऑनेस्ट है, इसलिए हम अपने असेसी को इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी इनकम का असेसमेंट खुद करिए. दैट इज द कंसेप्ट. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट. दैट इज आप अपनी इनकम का असेसमेंट करिए, अपने टैक्स का असेसमेंट करिए और अकॉर्डिंगली अपनी लायबिलिटी को पेड ऑफ करिए. ठीक है. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ते हैं. देखें, बिफोर फर्निशिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम, assessee should ensure that any tax payable by him on the basis of income declared by him has been actually paid either by way of direct payment or by way of TDS. ठीक है. Also this particular further assessee should have also paid क्या, also paid any interest, पेनाल्टी, whatever एडवांस टैक्स जो भी पे किया हुआ है वो सारी चीज़ें पे करनी पड़ेगी. साथ में रिलीफ आपको मिला तो वो भी हम रिलीफ को भी क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे. अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी इनकम को सेल्फ असेस करिए. क्या टोटल इनकम आप अपनी सेल्फ असेस करिए. उस टोटल इनकम के ऊपर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालिए. जो कि भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है उसमें से आप लेस करिए एडवांस टैक्स को, एडवांस टैक्स के पेमेंट को. TDS को आप लेस कर दीजिए, TCS को लेस कर दीजिए. ठीक है. यदि आपको आपके पास AMT या MET का क्रेडिट है तो वो भी आप यहाँ से क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए. यदि आपके पास कोई रिलीफ है तो उस रिलीफ को भी अंडर सेक्शन 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, वो भी आप माइनस कर दीजिए. और अब जो नेट बचा हुआ है, जो बैलेंस आपको पे करना है, दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 140A. दिस इज द सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 140A जो आपको सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को पे करनी है. क्लियर है. साथ में यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में, टैक्स लायबिलिटी जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है, इट्स इंक्लूड इंटरेस्ट एज वेल एज लेट फी ऑल्सो, पेनाल्टी ऑल्सो. 234A-B-C का भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, पेनाल्टी भी है. जो भी कंसिक्वेंसेस फॉर फेलियर रिटर्न है वो सारे भी ऐड करने का. जो नेट आपको पे करना है वो डेट इज कंसीडर्ड एज अ सेल्फ असेसमेंट. उसमें आपने यदि कुछ TDS, TCS, एडवांस टैक्स तो उतना आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस में से, बाकी का बचा हुआ आपको क्या करना पड़ेगा, पे. डेट इज अ 140A. नाउ नेक्स्ट प्रोविजन वी आर कमिंग अक्रॉस, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू अ TRP, दैट इज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरी अंडर सेक्शन 139B. बेसिकली चिट्स ने, चिट्स मतलब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम जी. ठीक है. जो हमारे फॉर्मल फाइनेंस मिनिस्टर थे P चिदम्बरम जी ने एक कंसेप्ट पिक्चर में लाया था.
उन्होंने कहा बजट की स्पीच में, उन्होंने कहा था फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी आर ब्रिंगिंग अ कंसेप्ट ऑफ टीआरपी, जिसके थ्रू हम कुछ क्लास ऑफ पर्संस को हु इज हैविंग अ एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, उन्हें हम ट्रेन करेंगे टूवर्ड्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और आफ्टर टेकिंग अ दैट इज टीआरपी स्टेटस दैट पर्सन कैन फाइल अ रिटर्न। कौन से रिटर्न? छोटे मोटे रिटर्न। छोटे मोटे रिटर्न का मतलब क्या है? जो जनरल रिटर्न होते हैं जिसमें टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जिसमें लॉस, बड़े लॉसेस नहीं है, वो छोटे मोटे रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं, और इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें इसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन। तो एक छोटे सा डेट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। फिर हम क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ टीआरपी। टीआरपी इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू असिस्ट पीपल, जनरल पब्लिक, with low income or low tax liability in preparation of income tax return, filing of income tax return and other specified professionals or person. Eligible कौन है? Individual और HUF can become a TRP जिसकी qualification बहुत important है, who holds a bachelor degree from a recognized Indian university or colleges, या फिर जिसने intermediate level के एग्जाम पास कर चुका है, which is conducted by the either ICAI और ICSI और ICWA। बेटा यदि आपको टीआरपी छोटे मोटे रिटर्न फाइल नहीं करना, यदि आपको बड़े रिटर्न फाइल करना है, आप बड़े काम करने के लिए बने हैं, तो ध्यान रखें इंटर इज नॉट अवर मंजिल। हमें फाइनल क्लियर करना है, सीए बनना है, हमें सिर्फ टीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो हर एक पर्सन जो कि बैचलर है, बीकॉम पास किया हुआ है, या फिर जिसने इंटर लेवल पास किया है इधर सीए इंस्टीट्यूट का या सीएस इंस्टीट्यूट या सीडब्ल्यूए, ही इज एलिजिबल फॉर टीआरपी। एक छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम देके आप क्या कर हो सकते हैं? एलिजिबल। अच्छा, टीआरपी, एनी इंडिविजुअल हु हैज बीन इशूड अ टीआरपी सर्टिफिकेट एंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप एग्जाम देते हैं तो आपको टीआरपी सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जब भी आप किसी भी पर्सन का रिटर्न फाइल करते हो, उस रिटर्न फाइलिंग में आपको कोट करना पड़ता है। अंडर दिस स्कीम by the partner organization to carry on a profession of the preparing the returns of income in accordance with the scheme, however following person are not entitled, important कौन कौन entitled नहीं है? ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, यदि रिटायर्ड ऑफिसर है शेड्यूल बैंक के, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हु इज entitled to practice in a civil court in India, और एन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब एलिजिबल नहीं है। हाँ, बट यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, इंटर लेवल ही बस आपने क्लियर किया, यू कैन अप्लाई फॉर टीआरपी। कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा? तो डिपार्टमेंट पेज लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3% ऑफ द टैक्स पेड बाय द असेसी और ₹1000 विच एवर इज लेस। TRP is entitled to receive a minimum commission of ₹250 in total. 250 is a minimum requirement, ठीक है। Person who cannot file their return through a TRP, पहले तो वो सारे रिटर्न जो कि जिस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, मतलब कंपनी एंड ऑल असेसी टू होम 44AB इज एप्लीकेबल कैन नॉट फाइल अ रिटर्न थ्रू TRP। एनी नॉन रेसिडेंट पर्सन कैन नॉट फाइल अ रिटर्न थ्रू TRP, और एनी पर्सन जिसको रिटर्न जिसकी इनकम जब पर्टिकुलर ईयर में लॉस आया है और उस लॉस को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, दे ऑल्सो कैन नॉट फाइल रिटर्न थ्रू अ TRP। एंड लास्ट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, डेट इज सेक्शन 140, डेट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करना, वो रिटर्न को हमें वेरीफाई भी करना पड़ता है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आजकल ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल कर देते हो और उस एक्नॉलेजमेंट, जो एक्नॉलेजमेंट आया उसका प्रिंट आउट लेके आपको क्या करना पड़ता है? साइन करके बेंगलोर CPC भेजना पड़ता है। बट रिसेंटली इसका सब्सटीट्यूट भी गवर्नमेंट ने दे दिया, यू नीड नॉट टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट in order to reduce paperwork, physical paperwork. You are not required to generate, you are not required to take a printout of acknowledgement and send to the Bangalore CPC. Rather, you can verify your return online through a Aadhaar number verification, rather validation, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर DSC के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज, अपने रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम टाइम आ चुका है।
यदि इंडिविजुअल का रिटर्न है, किसने रिटर्न किसने फाइल किया, इंडिविजुअल, तो उस रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। हाउएवर इफ इंडिविजुअल इज इनकैपेबल, मेंटली इनकैपेबल, तो उस केस में गार्जियन फाइल करेंगे या एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। यदि इंडिविजुअल कैन नॉट वेरीफाई बिकॉज ही इज नॉट इन इंडिया, तो उसने जिससे भी ऑथोराइज किया हुआ है उस ऑथोराइज एजेंट को, इधर चार्टर्ड अकाउंटिंग या किसी भी थर्ड पार्टी को ऑथोराइज किया है, उस ऑथोराइज एजेंट को उस रिटर्न को वैलिडेट करना पड़ेगा। बट ध्यान रहे इस केस में यू नीड टू सबमिट पावर ऑफ अटॉर्नी अलोंग विद द रिटर्न। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी सबमिट करनी पड़ती है कि हाँ उस बंदे ने, इंडिविजुअल ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, दैट इज द रीजन वी आर वेरीफाइंग दैट रिटर्न। वैसे आजकल तो absent है तो भी वो रिटर्न उसका वैलिडेट किया जा सकता है थ्रू अ ओटीपी। आधार वैलिडेशन है, नेट बैंकिंग है, तो हम उसको बोल सकते हैं इवन दो यू आर आउटसाइड इंडिया बट ऑल्सो थ्रू अ ओटीपी और नेट बैंकिंग यू कैन वैलिडेट योर रिटर्न इधर थ्रू डीएससी। ओके, इंडिविजुअल कैन नॉट वेरीफाई रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो ऑथोराइज एजेंट के थ्रू, बट पावर अटॉर्नी आपको देनी पड़ेगी। एचयूएफ के केस में कौन वेरीफाई करेगा, कर्ता। बट यदि कर्ता नहीं है तो उस केस में अदर एडल्ट मेंबर को पार्टनर कैन वेरीफाई योर रिटर्न। इन केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाट इफ मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो एनी अदर डायरेक्टर। बट यदि फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, तो उस केस में एजेंट जो कि ऑथोराइज किया गया है इन दिस बिहाफ, अगेन पावर अटॉर्नी आपको साथ में सबमिट करनी पड़ेगी। यदि आपकी कंपनी लिक्विडेशन में, इफ कंपनी इज इन लिक्विडेशन, तो उस सिचुएशन में जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट वी नीड टू अपॉइंट अ लिक्विडेटर। तो जो लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट किया हुआ है, वो लिक्विडेटर नीड टू वेरीफाई योर रिटर्न। प्रिंसिपल पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में मैनेजिंग पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नीड टू वेरीफाई योर रिटर्न। यदि एलएलपी का रिटर्न है तो अगेन दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर नीड टू वेरीफाई। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट व्हाट इफ यदि मैनेजिंग पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उस केस में कोई भी एनी अदर पार्टनर कैन फाइल अ रिटर्न। नाउ लास्ट पॉइंट आता है, यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई अ रिटर्न। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर एसोसिएशन प्रिंसिपल ऑफिसर, जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गया या फिर एओपी हो गया, बीओआई हो गया, इन सब में कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न को, प्रिंसिपल ऑफिसर। In any other case, return shall be verified by such person or by any person competent to act on this behalf. This is all about